हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो है भारत के महान व्यक्ति की जो स्टोरी इस टाइम चल रही है उसका आज 11वां पार्ट है, जो किसके बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये एक महान राजा हुए हैं, गुप्त वंश की इन्होंने स्थापना भी की, ऐसा कहा जाता है। तो आज चलिए इसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। अपने पिता के जीवन काल में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। जब उनके फादर पिता थे तभी उन्होंने जो है अपना बहुत कार्य किया, जिससे उनका नाम था। वह शक राजा द्वारा दिए गए इस अपमान को सह न सके। उस अपने वंश तथा भाभी के सम्मान के लिए उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी थी। शक राजा रहे होंगे, उनसे युद्ध वगैरह हुआ होगा, तो उनको अपना अपमान नहीं सहन हुआ और उन्होंने जो है शक राजा की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य धर्मपरायण थे, किंतु वे धर्मांध और असहिष्णु शासक नहीं थे, है ना। वो धर्म को मानने वाले तो थे, किंतु मतलब इतने वो नहीं थे कि गलत हो, कि धर्म के उसमें अंधे हो जाएं। अन्य धर्मों का भी वह आदर करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने धर्म को ही माने, अपने को भी मानते और दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। अन्य धर्मों का भी वह आदर करते थे। उनके शासन में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव या अत्याचार नहीं किया जाता था। दूसरे धर्मों के प्रति वह उदार एवं सहिष्णु थे। वह बौद्ध मतावलंबियों को भी भूमि और धन दान देते थे। तो जो है वो भेदभाव अत्याचार किसी पे नहीं होने देते थे। एक अच्छे राजा थे, जिससे उनका नाम था। महान विजेता होने के साथ साथ वे सफल कूटनीतिज्ञ थे। वो एक महान जो है विजेता तो थे ही, वो एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि सुदूर दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण करना नहीं रखा जा सकता। जहां वो जानते थे कि मैं युद्ध में विजय नहीं हो सकता या फिर उनसे ऐसी कोई संभावना है, तो वो क्या करते थे, अपना जो है कूटनीतिज्ञ थे वो, और क्या अपनाते, इसलिए उन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और ऐसा जब कोई स्थिति आती तो वो वैवाहिक संबंध रखते और क्या करते, शादी कर लेते, संबंध स्थापित किए, जिससे उनके राज्य पर दक्षिण से आक्रमण का भय समाप्त हो गया। अब जब वो अपना वैवाहिक संबंध रख लेंगे तो थोड़े ना कोई उनके युद्ध करेगा, चढ़ाई करेगा उन पे। इस तरह से वे अपनी बुद्धिमानी और राज्यों की सहायता से भारत से विदेशी जातियों को निकालने में सफल रहे। और इस तरह से जो भारत में आके बस गए थे उनको वो निकालने में समर्थ रहे, क्योंकि वो जो है बहुत बुद्धिमान भी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला और संस्कृति के प्रति अनुराग रखते थे। उन्हें विद्वानों को पूरा संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं विद्वानों का आदर करते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास उन 9 रत्नों में श्रेष्ठ थे। चंद्रगुप्त का मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति का मर्मज्ञ था। विक्रमादित्य स्वयं कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुप्त काल को कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो गुप्त काल के लिए उन्होंने काफ़ी विकास किया और उनको कला प्रेमी भी कहा जाता है। अपनी महान विजयों के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब उन्होंने बहुत सारे जगहों को विजय कर लिया तो फिर उनको क्या कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली और उन्हें विक्रमादित्य कहा जाने लगा। इससे पहले उन्हें क्या कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। पश्चिमोत्तर भारत के गढ़ राज्यों को परास्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गणारी यानी कि गणों का सूत्र कहा गया है। मालवा की विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुई। इससे उनके साम्राज्य की सीमाएं समुद्र तट तक फैल गईं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा बंगाल के विद्रोही राजाओं को भी परास्त किया। इन्होंने बहुत सारे विजय प्राप्त किए और बंगाल के राजाओं को भी हरा दिया। इस तरह उनका साम्राज्य पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर की दक्षिण सीमा से लेकर दक्षिण पश्चिम में कठियावाड़ तक, गुजरात तक फैल गया। तो काफ़ी क्षेत्र में इन्होंने विजय प्राप्त की और इनका ही शासन हो गया। उनके शासन में शांति और सुव्यवस्था और समृद्धि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, परमा भागवत और गडरी उपाधियों का प्रयोग किया गया। तो इनको कौन कौन सी उपाधि मिली, विक्रमादित्य की उपाधि मिली, सिंह विक्रम की उपाधि मिली, परमा भागवत की उपाधि मिली और गडरी की उपाधि मिली, है ना।
वे एक पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। वे सचमुच गुप्त साम्राज्य के निर्माता थे। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान में स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। तो दिल्ली में जो मेहरौली नामक स्थान है वो जो है वहाँ पे जो लोहे की लाट लगी हुई है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर इम्तिहान के लिए, यहाँ तक कि IAS PCS क्यों ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना भी। तो ये मत समझिए ये एक स्टोरी ही है, जबकि एक नॉलेज की चीज़ है। वह 6 वर्ष तक भारत में रहा। फायान ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। फायान ने जो लिखा है इनके बारे में, क्योंकि ये इन्हीं के शासनकाल में आए थे, तो उन्होंने जो देखा होगा कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी धार्मिक दशा थी, इनके शासनकाल में उन्होंने लिखा है फायान ने। उसके विवरण के अनुसार उस समय देश का शासनकाल अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धशाली जीवन बिता रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धार्मिक औषधालयों और यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। वे विष्णु के उपासक थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी प्रश्रय दिया। ये विष्णु को मानने वाले थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबको मानते थे, आदर करते थे। उस समय भारत के लोग धनी, धर्मात्मा और विद्या प्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्यायप्रियता की अनेक कहानियाँ आज भी सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। जिस विक्रमादित्य की न्याय नीति, उदारता, शौर्य और पराक्रम के बारे में बड़ी संख्या में किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, वह शायद हमारे यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही चलाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था। भारत का सांस्कृतिक विकास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके साथ ही इस युग के साहित्य में देश की समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इस तरह अपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक महान युग की महान संस्कृति के विकास और समृद्धि में स्मरणीय योग दिया। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में किस युग से कहलाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, जो एक महान राजा हुए हैं और उनको क्या क्या उपाधियाँ मिली हैं, उनके शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आए थे, ये सब। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं। भारत इतिहास में विक्रमादित्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में क्यों अंकित है? तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक महान युग की महान संस्कृति के विकास और समृद्धि में स्मरणीय योग दिया। तो इसीलिए जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित है उनका नाम। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जब उन्होंने जो है उत्तर भारत, पश्चिम भारत और गुजरात तक के उस पश्चिम उत्तर भारत को जीत लिया, विजय प्राप्त किया, तब उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। और उनके शासनकाल में कौन सा यात्री आया? तो यही सारे सवाल दिए गए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।